हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2012 के सेकंड पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। संवर्धित का अर्थ होता है यहाँ बढ़ा सकता है। पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने और विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। विकास शुरू हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि बालक का विकास गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो बहुबुद्धि सिद्धांत होवार्ड गार्डनर ने 1983 में दिया है। सबसे पहले उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी और 2000 से 9 प्रकार की बुद्धि हो गई है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, प्राकृतिक बुद्धि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता रखती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि एवं जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बुद्धि के वितरण। कम ज़्यादातर स्टूडेंट सामान्य और औसत बुद्धि के होते हैं। 20 से 30% ही जो बालक होते हैं वो या तो प्रतिभाशाली होते हैं या मंद या पिछड़े बालक होते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान छात्रों में विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। जब पूर्व में सीखा कौशल नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है या प्रभावित करता है तो उसको अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण वो होता है जब पूर्व में सीखा ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करता है। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है जब पूर्व में सीखा ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा पहुंचाता है। और शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है जब पूर्व में सीखा ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना बाधा पहुंचाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक गतिविधि। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से समूहों में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बालक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। पियाजे ने अपने सिद्धांत में कई प्रत्यय दिए थे। इसमें एक था अनुकूलन। अनुकूलन होता है बालक का वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। इसके अंतर्गत 2 उप प्रक्रियाएं थीं। पहली थी आत्मसातीकरण और दूसरी थी समायोजन। आत्मसातीकरण में
पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता जाता है और समायोजन में पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के द्वारा परिवर्तन या संशोधन होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, समायोजन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदा इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे को बढ़ावा मिलता है। पुनर्वलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब किसी समस्या का एक सर्वोत्तम हल खोजा जाता है, तो ये बुद्धि से संबंधित है। और अभिसारी चिंतन होता है जब किसी एक समस्या के विभिन्न विकल्पों को ढूंढा जाता है, तो ये सृजनात्मकता से संबंधित होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिगत, आनुभविक, आंतरिक और बाह्य। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो करना क्या होता है? जब हम किसी कार्य को सीख लेते हैं और उसे व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो उसे व्यवहार का करना पक्ष कहते हैं। यह सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कि सामान्य और विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षित किया जाए ताकि पिछड़े बालकों में किसी तरह की हीन भावना ना हो। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सीखने की गति तीव्र हो जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो जब बालक सही और गलत के निर्णय में कंफ्यूज रहता है तो वो एक दुविधा में ग्रस्त होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, नैतिक दुविधा। और जब वो इन दोनों में किसी एक को चुन लेता है तो उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं।
एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो वो जो विद्यार्थी है वो भावात्मक रूप से अस्थिर है, तो उसे भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूलद्वंद, आक्रामकता। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सामाजिकरण। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा पर जोर देती है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि वो जो बच्चों की किसी भी योग्यता को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को समान रूप से शामिल करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। आनुवांशिकता क्या होती है? पूर्वजों के गुणों को आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाना। तो इसमें आँखों का रंग पहला ऑप्शन सही है। कई बार माता पिता के जो होते हैं गुण, जैसे आँखों का रंग, उनका रंग, उनके हाइट, ये सब बच्चों में भी चली जाती है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करती है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो इसका फोर्थ सही है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता। दो बालक एक दूसरे से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, शारीरिक गठन एक जैविकीय कारक है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? यहाँ श्रवण हास होता है कि बच्चे सही से सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करना तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी में निभाने में अक्षमता। इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने और सुनने। ये आपने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया है कि डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, जिसमें छात्र अक्षरों में कंफ्यूज होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएगा जब बार बार उसकी परीक्षा होगी। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचाती है लैंगिक समानता,
सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम जेंडर के आधार पे बच्चों में भेद करते हैं, लड़के लड़कियों में अंतर करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका थर्ड सही है। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है तो भी उसे पता रहता है कि वस्तु का अस्तित्व है। तो सीटेट 2012 के पेपर को हमने सॉल्व किया है। आगे भी हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।